अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 17 जी हमने पढ़ना है अबाउट नर्वस कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इस चैप्टर के बेटा बेसिकली तीन हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम नर्वस कोऑर्डिनेशन को पढ़ेंगे, दूसरे हिस्से में केमिकल कोऑर्डिनेशन को पढ़ेंगे और लास्ट स्टेज में बिहेवियर को पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेशन जो होता है ना, कोऑर्डिनेशन का लफ्ज़ी मतलब होता है राब्ता। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कोऑर्डिनेशन में कुछ कंपोनेंट होते हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर, कि सबसे पहले एक इन्वायरमेंट में चेंज आता है जिसे स्टिमुलाई कहते हैं। उस चेंज को डिटेक्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है उसे रिसेप्टर कहते हैं। उस पर फैसला लेने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है उसे कोऑर्डिनेटर कहते हैं, और उस पर जो चीज़ एक्शन लेती है उसे अफेक्टर कहते हैं। तो अब हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन को पढ़ना है। पहले नर्वस कोऑर्डिनेशन को देखेंगे, फिर चैप्टर के सेकंड हाफ में केमिकल कोऑर्डिनेशन को देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन है। नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो पहला कंपोनेंट आता है वो रिसेप्टर है। रिसेप्टर के बारे में कहता है दीज आर द स्ट्रक्चर विच डिटेक्ट द स्टिमुलाई। वो स्ट्रक्चर जो स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं यानी चेंज को डिटेक्ट करते हैं उन्हें रिसेप्टर्स कहते हैं। हमारे पास रिसेप्टर्स की कौन कौन सी टाइप्स है? कीमो रिसेप्टर दैट डिटेक्ट केमिकल चेंज, नेम ही इंडिकेट करता है जो केमिकल चेंज को डिटेक्ट करते हैं, जैसे स्मेल, कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, केमिकल लाइक ग्लूकोज एंड वाटर। और कहता है ज़्यादातर ऐसे रिसेप्टर्स आपको हाइपोथैलेमस ब्रेन के एक पार्ट में मिलेंगे। मैकेनो रिसेप्टर्स नेम इंडिकेट करता है डैट डिटेक्ट फिजिकल पैरामीटर जैसे टच, प्रेशर और हेयरिंग। ठीक है, जो फिजिकल पैरामीटर को डिटेक्ट करते हैं जैसे टच, प्रेशर और हेयरिंग। और ये फ्री नर्व एंडिंग और स्ट्रे एंडिंग्स होती हैं। फ्री नर्व एंडिंग्स का मतलब है जो स्किन में ज़्यादा ना है, और स्ट्रे का मतलब होती है जो भटकी हुई हैं। थर्मो रिसेप्टर्स, ये भी नेम इंडिकेट करता है डैट डिटेक्ट हीट एंड कूल, जो हीट एंड कूल को डिटेक्ट करते हैं, और ये भी स्किन में मौजूद आज़ादाना नर्व्स एंडिंग होती हैं। फोटो रिसेप्टर दैट डिटेक्ट लाइट, ये भी नेम इंडिकेट करता है कि जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, और ये रॉड और कॉन सेल्स होते हैं जो हमारे आइज़ में होते हैं। रॉड सेल्स हमारी आइज़ के अंदर इमेज बनाते हैं और कॉन सेल्स उसके अंदर कलर भरते हैं। लास्ट वन पेपर के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोसिप्टर्स दैट डिटेक्ट पेन। ये वो हैं जो पेन को डिटेक्ट करते हैं, और ये फ्री नर्व एंडिंग होती हैं, स्किन में मौजूद आज़ादाना नर्व एंडिंग्स होती हैं। अगर हम देखें ना, कहते हैं तो हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी स्टिमुलाई हैं जैसे टच, साइट, हेयरिंग, स्मेल या और भी स्टिमुलाई, ये सारे के सारे अल्लाह ताला ने इसलिए बनाए हैं ताकि हमारे अंदर सेंस का एलिमेंट क्रिएट हो सके। देखें ना, अगर रोशनी नहीं होगी तो आपकी आइज़ का फ़ायदा नहीं है, अगर साउंड नहीं होगा तो आपके ईयर का फ़ायदा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो स्टिमुलाई हैं हमारी इन्वायरमेंट के अंदर, ये हमारे अंदर सेंस का एलिमेंट क्रिएट करते हैं, मॉड्यूलेशन ऑफ सेंसेशन को क्रिएट करते हैं। उसके बाद आता है हर रिसेप्टर स्पेसिफिक। रिसेप्टर स्पेसिफिक काम कैसे करते हैं, यानी हम एक टीवी को देख रहे हैं या एलईडी को देख रहे हैं, तो एलसीडी को देख रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं या कोई भी चीज़ जिसको आप विजुअलाइज कर रहे हैं, तो कहता है हमें पिक्चर भी दिखाई दे रही होती है और साथ साथ साउंड भी सुनाई दे रहा होता है। देखें टीवी पे जब आप कोई मूवी या ड्रामा देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, तो आवाज़ भी आ रही है और तस्वीर भी आ रही है। कहते हैं तस्वीर और आवाज़ दोनों चीज़ें मिक्स क्यों नहीं होती? तो इसलिए मिक्स नहीं होती बेटा कि द टर्मिनेटिंग पॉइंट पहला बल्कि इसे दूसरा पहले पढ़ लेते हैं। फॉर ईच रिसेप्ट स्टिमुलाई देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर। पहली बात ये याद रखें कि हर स्टिमुलाई के लिए अलग-अलग रिसेप्टर है। सुनने के लिए अगर हमारे पास ईयर हैं तो देखने के लिए आइज़ हैं। पहली बात ये कि हर स्टिमुलाई के लिए अलग-अलग रिसेप्टर है, और दूसरी बात ये द टर्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ ईच रिसेप्टर इन ब्रेन इज स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल हेयरिंग कहता है जी ब्रेन के और एरियाज़ में जाएगी, और विजन ब्रेन के और एरियाज़ में जाएगी। सबसे पहले नंबर पे देखने के लिए और रिसेप्टर हैं, सुनने के लिए और रिसेप्टर हैं। और दूसरा कि ये जो इन्फॉर्मेशन जब रिसेप्टर्स ब्रेन को देते हैं तो ब्रेन के अलग अलग पार्ट को देते हैं, इस वजह से ये इन्फॉर्मेशन मिक्स नहीं होती। बेटा रिसेप्टर फॉर स्किन जो है वो सिलेबस में से निकल चुका है, शॉर्ट सिलेबस में स्किप हो गया है। अगला टॉपिक आ जाता है न्यूरॉन। न्यूरॉन के बारे में कहता है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम जिस मेन यूनिट से बना होता है उसे न्यूरॉन कहते हैं। कहता है एक बात याद रखें कि वर्टिब्रेट्स के अंदर ना न्यूरॉन मेन यूनिट है नर्वस सिस्टम का, यानी पूरे नर्वस सिस्टम को बनाता है। लेकिन न्यूरॉन के अलावा कुछ सपोर्टिव सेल्स भी होते हैं नर्वस सिस्टम में, जिन्होंने न्यूरोग्लियल सेल्स कहते हैं। ये हेल्पर सेल्स होते हैं और न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन देते हैं न्यूरॉन को। और कई दफ़ा इन हेल्पर सेल्स की तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि ये नर्वस सिस्टम का 50% तक हिस्सा बनाते हैं। और कहता है न्यूरोग्लियल सेल्स की एग्जांपल हमारे पास आ जाती है शिवान सेल्स। अगर हम एक न्यूरॉन को देखें कि एक न्यूरॉन दिखने में कैसा होता है, तो एक न्यूरॉन के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, अराउंड साइटोप्लाज्म होता है। एक सेंटर में न्यूक्लियस है, अराउंड साइटोप्लाज्म है, दोनों को इकट्ठे कहते हैं सेल बॉडी और सोमा। सेल बॉडी और सोमा। वो ब्रांचेज जो न्यूरॉन की तरफ पैगाम लेकर आ रही होती हैं दे आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, और वो ब्रांचेज जो न्यूरॉन से पैगाम दूर लेकर जा रही होती हैं वो एक्सॉन्स होती हैं। और एक्सॉन कई दफ़ा इतने बड़े होते हैं कि इनकी लेंथ 1 मीटर तक भी हो सकती है। एक्सॉन्स के ऊपर स्पेशलाइज सेल्स मौजूद होते हैं शिवान सेल्स, और शिवान सेल्स अपने अंदर की तरफ फैट की एक लेयर प्रोड्यूस करवाते हैं जिसे कहते हैं माइलिन शीथ। क्या कहते हैं इस लेयर को? माइलिन शीथ कहता है। देखें पूरे एक्सॉन पर शिवान सेल्स मौजूद हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ पॉइंट्स ऐसे, अब देखें ज़रा एक चीज़ दोबारा देख लें कि एक न्यूरॉन में सेंटर में न्यूक्लियस, अराउंड साइटोप्लाज्म, दोनों को इकट्ठे क्या कहते हैं? सेल बॉडी और सोमा। सेल बॉडी और सोमा
कहता है वो ब्रांचेज जो सेल बॉडी है सोमा की तरफ पैगाम लेकर आ रही हैं वो डेंड्राइट्स है, और जो पैगाम हमें लेकर जा रही हैं वो एक्सॉन्स हैं। अब एक्सॉन पर स्पेशलाइज सेल हैं शिवान सेल, जो अंदर की तरफ फैट के क्लियर प्रोड्यूस करवाते हैं, जिन्हें माइलिन शीथ कहते हैं। अब डेंड्राइट्स पैगाम लेकर आती हैं, पैगाम सेल बॉडी की तरफ आता है, सेल बॉडी पैगाम एक्सॉन को दे देती हैं, लेकिन पैगाम आगे जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता पैगाम आगे? क्योंकि एक्सॉन के ऊपर तो शिवान सेल्स मौजूद है, जिन्होंने अंदर की तरफ फैट की लेयर प्रोड्यूस करवाई हुई है, और फैट हमारे पैगाम को आगे नहीं जाने देता, क्योंकि वो इंसुलेटर है इलेक्ट्रिसिटी को क्योंकि हमारा पैगाम ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी को आगे नहीं जाने देता। लेकिन कहता है अगर आप देखें तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर शिवान सेल या माइलिन शीथ नहीं होती। इन पॉइंट्स को कहते हैं नोड्स, और पूरा नोड्स का जो रास्ता होता है उसे कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवेयर। तो कहता है जो भी पैगाम आता है वो नोड्स ऑफ रेनवेयर पर जंप लगा के आगे जाता है। ऐसा पैगाम जो नोड टू नोड जंप करके जाए उस पैगाम को साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में कहते हैं साल्टेटरी इम्पल्स या साल्टेटरी नर्व इम्पल्स। उसके बाद एक टर्म आ जाता है, कहता है नीजल ग्रैन्यूल्स। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कहता है इफ़ द राइबोसोम प्रेजेंट इनसाइड द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन, वो राइबोसोम जो न्यूरॉन की सेल बॉडी में होते हैं उन्हें नीजल ग्रैन्यूल्स कहते हैं। और कहता है ये राइबोसोम या तो गोल्जी अपरेटस के साथ जुड़े होते हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। कहता है सेल बॉडी और एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म होता है उसे हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं, और उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़ वगैरह मौजूद होती हैं। कहता है अगर एक न्यूरॉन की सेल बॉडी की डेंड्राइट्स या एक्सॉन डैमेज हो जाए तो उसे अपने दोबारा रीजनरेट भी कर सकता है। अब हम एक न्यूरॉन की टाइप्स देखते हैं। तो न्यूरॉन की 3 टाइप्स होती हैं बेसिकली। सबसे पहले नंबर पे होते हैं सेंसरी न्यूरॉन। इनमें एक ही डेंड्राइट होता है, और अगर डेंड्राइट एक हो तो उसे डेंड्रॉन कहते हैं, और एक ही एक्सॉन होता है। और इनका काम होता है पैगाम को या नर्व इम्पल्स को ट्रांसफ़र करना रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर तक, यानी स्किन से, ईयर से, आइज से ब्रेन या स्पाइनल कार्ड तक लेकर जाना। उसके बाद आ जाता है मोटर न्यूरॉन। जो हमने डायग्राम बनाई थी वो मोटर न्यूरॉन की थी। इनमें मैनी डेंड्राइट्स होते हैं और एक एक्सॉन होता है, और इनका काम होता है पैगाम को वापस कोऑर्डिनेटर से कहाँ तक लेकर आना जी, अफेक्टर तक लेकर आना जिसने एक्शन लेना है। और एसोसिएटिव न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में बहुत से डेंड्राइट्स होते हैं और बहुत से एक्सॉन्स होते हैं, और इनका काम होता है कोऑर्डिनेटर को बनाना, यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की फॉर्मेशन करना। उसके बाद आ जाता है अफेक्टर। अफेक्टर कहते हैं उस चीज़ को जो एक्शन ले। अफेक्टर कहते हैं उस चीज़ को जो एक्शन ले। और नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमारे पास 2 किस्म के अफेक्टर होते हैं, मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करके एक्शन लेते हैं, और ग्लैंड जो केमिकल सेक्रीट करके एक्शन लेते हैं। उसके बाद बेटा टर्म हमारे पास आ जाती है रिफ्लेक्स आर्क। कहता है जब भी हमारे सेंसरी न्यूरॉन पैगाम भेजते हैं ना रिसेप्टर को, जब भी रिसेप्टर पैगाम डिटेक्ट करता है और न्यूरॉन को कहता है कि पैगाम कोऑर्डिनेटर को दो, तो कोऑर्डिनेटर 2 हो सकते हैं, या तो ब्रेन या स्पाइनल कार्ड। अगर तो उन्होंने पैगाम ब्रेन को दिया तो ब्रेन एक ऐसा ऑर्डर इशू करेगा जो वॉलंटरी होगा, जिसके बारे में हमें पता होगा। लेकिन अगर पैगाम उन्होंने स्पाइनल कार्ड को दे दिया तो स्पाइनल कार्ड पैगाम मिलने पर ऐसा ऑर्डर इशू करेगा जो इनवॉलंटरी होगा, जो हमारे काबू में नहीं होगा। तो उस इनवॉलंटरी एक्शन को कहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। उस इनवॉलंटरी एक्शन को कहेंगे जी रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन जिस रास्ते पर चलकर आता है उसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा हैंड है, इसको कोई ना कोई कील या कोई ना कोई गर्म चीज़ लग गई है, तो कहता है जैसे ही कोई स्टिमुलाई या गर्म चीज़ या कोई कील वगैरह लगेगा तो हमारी स्किन में मौजूद सेंसरी न्यूरॉन पैगाम स्पाइनल कार्ड के पास ले जाएंगे। स्पाइनल कार्ड मोटर न्यूरॉन के जरिए पैगाम हाथ के मसल को देगा और हम हाथ को वापस खींच लेंगे। अच्छा बेटा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स के बारे में कहता है द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस विच ट्रैवल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। कहता है हमारे बॉडी में जो मैसेज ट्रैवल होता है ना वो इलेक्ट्रोकेमिकल वेव की फॉर्म में होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल की वेव की फॉर्म में होता है। उस वेव को कहते हैं नर्व इम्पल्स। कहता है इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी में क्रिएट कैसे होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होती है हमारी बॉडी में। तो वह डिफाइन बता रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द एबिलिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क। कहता है इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी में तब क्रिएट होती है जब हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल रखते हैं। और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कब प्रोड्यूस होता है, जब हम अपोजिट चार्जेस को बैरियर से अलग करते हैं। यानी हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान अगर कोई बैरियर लगा दें तो इसका मतलब है आप में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आ गया, और अगर आप में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आ गया है तो इसका मतलब है अब आप इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। कहता है और अगर ये बैरियर इज़ द बैरियर इज़ द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन, और कहता है अगर ये जो बैरियर की हम बात कर रहे हैं ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन हो तो ऐसे मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ऐसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम कहते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब हमने न्यूरॉन का मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखना है बेटा रेस्टिंग केस में भी और एक्शन केस में भी। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कौन सा होता है, द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन ड्यूरिंग नॉन कंडक्टिंग स्टेट। कहते हैं जब न्यूरॉन पैगाम ट्रांसफर नहीं कर रहा ना तो इस केस में जो पोटेंशियल होता है उसे कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू वोल्ट मीटर पर कितनी आती है जी, -70 मिली वोल्ट, -70 मिली वोल्ट या -0.07 वोल्ट। और कहता है जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब है ना क्या है कि न्यूरॉन की इनसाइड नेगेटिव है और न्यूरॉन की आउटसाइड पॉजिटिव है। अब क्यों
क्यों न्यूरॉन की इनसाइड नेगेटिव है और न्यूरॉन की आउटसाइड क्यों पॉजिटिव है, ये देखते हैं। कहते हैं जब एक न्यूरॉन पैदा होता है ना, तो सोडियम बाहर 10 गुना ज़्यादा होते हैं और पोटाशियम अंदर 20 गुना ज़्यादा होते हैं। जब एक न्यूरॉन पैदा होता है तो इसलिए आते तो फिर आउटसाइड को अंदर के मुकाबले में बाहर नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्या होता है कि सोडियम 10 गुना बाहर ज़्यादा है, पोटाशियम अंदर 20 गुना ज़्यादा है, इसके बावजूद अंदर वाली साइड नेगेटिव हो जाती है। तो इसमें सबसे पहली रीज़न है सोडियम पोटाशियम पम्प। कहता है ये सोडियम पोटाशियम पम्प जब ऑन होता है ना, तो सोडियम की हायर कंसनट्रेशन के बावजूद 3 सोडियम को बाहर फेंकता है और 2 पोटाशियम को अंदर फेंकता है। देखिए एक नाइंसाफ़ी हमने कर दी, बाहर 3 पॉजिटिव चार्ज फेंक दिए और अंदर 2 पॉजिटिव चार्ज फेंकते हैं, बाहर 3 पॉजिटिव चार्ज और अंदर कितने पॉजिटिव चार्ज फेंक के जी 2 पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक नाइंसाफ़ी हमने कर दी। दूसरा कहता है अंदर कुछ प्रोटीन्स और एसिड प्रोड्यूस होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक प्रोटीन्स और एसिड जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कहता है न्यूरॉन की तीसरी रीज़न, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन वैसे तो किसी आयन की डिफ्यूजन नहीं होने देती, ऑस्मोसिस नहीं होने देती, लेकिन पोटाशियम आयन क्योंकि अंदर ज़्यादा थे बाहर कम थे, तो पोटाशियम आयन लौटने उनको कहते हैं जी बाहर चले जाओ। कहते हैं जब एक न्यूरॉन पैदा हुआ था ना, तो अंदर पोटाशियम 20 गुना ज़्यादा था और सोडियम बाहर सिर्फ 10 गुना ज़्यादा था, लेकिन इसके बावजूद हमने इनसाइड को नेगेटिव किया, आउटसाइड को पॉजिटिव किया। कैसे किया है? कहता है उसको तरीका करने का ये है कि हमने सबसे पहले सोडियम पोटाशियम पंप चलाया, जिससे 3 सोडियम बाहर फेंके और 2 पोटाशियम अंदर फेंके। दूसरे नंबर पे अंदर कुछ प्रोटीन और एसिड पैदा हुए जिन पर नेगेटिव चार्ज था, और तीसरे नंबर पर कुछ पोटाशियम आयन लीक आउट और कर बाहर चले गए, जिसकी वजह से आउटसाइड पॉजिटिव हो गई और इनसाइड नेगेटिव हो गई है और पैगाम कंडक्ट नहीं हुआ। अब जब हमने पैगाम कंडक्ट करना है तो क्या होगा? एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल तब आता है जब न्यूरॉन ने पैगाम कंडक्ट करना होता है, पैगाम ट्रांसफ़र करना होता है। कहता है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल तब जनरेट होता है द थ्रेड शोल्ड स्टिमुलाई आता है। थ्रेड शोल्ड स्टिमुलाई क्या होता है? कहता है द स्टिमुलाई विच हैव द पावर टू इनिशिएट द नर्व इम्पल्स। कहता है वो स्टिमुलाई जिसके अंदर इतनी पावर होती है कि वो नर्व इम्पल्स को स्टार्ट कर सकता है, उसे कहते हैं थ्रेड शोल्ड स्टिमुलाई। और कहता है कि जैसे ये थ्रेड शोल्ड स्टिमुलाई आता है, अब इनसाइड पॉजिटिव होने लग जाती है और आउटसाइड नेगेटिव होने लग जाती है। कैसे? जैसे ये थ्रेड शोल्ड स्टिमुलाई आता है ना, तो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में मौजूद सोडियम गेट्स ओपन होते हैं और सारा सोडियम तेज़ी के साथ अंदर की तरफ माइग्रेट करता है। और जैसे ही अंदर माइग्रेट करता है, चार्जेस रिवर्स होने लग जाते हैं, इनसाइड पॉजिटिव होने लग जाती है और आउटसाइड नेगेटिव होने लग जाती है। लेकिन एक बात याद रखिए कि नर्व इम्पल्स एक वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। जहाँ जहाँ से थ्रेड शोल्ड स्टिमुलाई गुजरता जाता है, वहाँ वहाँ से आउटसाइड नेगेटिव होती जाती है और इनसाइड पॉजिटिव होती जाती है। और यही वो वेव है जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो रही है। और कहता है बाद में जब ये चला जाएगा स्टिमुलाई, पोटाशियम आयन दोबारा लीक होंगे, सोडियम पोटाशियम हम दोबारा चलेगा और फिर से रेस्टिंग स्टेट आ जाएगी। ठीक है। कहता है हमने उस दिन बात की थी न्यूरॉन वाले टॉपिक में, जो हमने बात की थी कि वो नर्व इम्पल्स जो जंप टू जंप जाती है उसे कहते हैं साल्टेटरी इम्पल्स। कहता है नर्व इम्पल्स की नॉर्मल स्पीड जो होती है वो 100 मीटर पर सेकंड होती है, जबकि हाईएस्ट स्पीड नर्व इम्पल्स कितनी अचीव कर सकती है जी? 120 मीटर पर सेकंड। एक ग्राफ है जी। कहता है जब न्यूरॉन रेस्ट में था ना, तो उसकी आउटसाइड सारी पॉजिटिव थी, इनसाइड सारी नेगेटिव थी, वो पोलराइजेशन स्टेट में था, पोलराइजेशन में। जैसे ही एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल आया, उसने पोल्स खराब कर दिए, उसने आउटसाइड को क्या कर दिया जी? उसने आउटसाइड को अब नेगेटिव कर दिया, इनसाइड को पॉजिटिव कर दिया। इस चीज़ को कह रहे हैं डीपोलराइजेशन। और जब वो चला गया तो हमने दोबारा से आउटसाइड को पॉजिटिव कर दिया और इनसाइड को नेगेटिव कर दिया, इस चीज़ को कहते हैं डीपोलराइजेशन। और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान वैल्यू कितनी आती है जी? +50 मिली वोल्ट।